और उन सबको कांग्रेस कमजोर करने का काम कर रही। मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी मददगार है और मैं कहता हूं वो ही बीजेपी की बी टीम है। अगर एक बाबा साहब की विचारधारा वाला आदमी, पेरियार की विचारधारा वाला आदमी 2026 में बाबा साहब का बच्चे जिसको हम कहेंगे वैचारिक रूप से, अगर वो 2026 में तमिलनाडु में शासक बन गया तो 2027 में बाबा साहब का विचारक व्यक्ति वैचारिक रूप से बच्चा वो उत्तर प्रदेश में शासक बने और 2028 में हम लोग मध्य प्रदेश में शासक बने। ऐसा लगता भी नहीं कि आप लोगों को इंडिया गठबंधन में कोई जगह मिलने वाली? अरे कोई गठबंधन नहीं चाहिए हमें, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, मेरा विषय नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं बोलने का, लेकिन हम इन गठबंधनों के चक्कर में ही तो धराशायी हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। आज हमारे साथ एक बार फिर से बात करने के लिए है, चर्चा करने के लिए है दामोदर यादव जी। दोस्तों, एक बयान जिसे लेकर एक बहुजन नेता है, ओबीसी के नेता है राजकुमार भाटी, उनकी बहुत निंदा की जा रही है पूरी सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, और कई लोग खासकर ब्राह्मण जो वर्ग है उन्हें टारगेट कर रहा है। सर, आपने वो बयान सुना उनका मीडिया के ऊपर? हाँ, मैंने राजकुमार भाटी जी का बयान सुना और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजकुमार भाटी ने कोई भी गलत बयान नहीं दिया। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने माफ़ी मांगी, और राजकुमार भाटी जी की मैं काफ़ी इज्जत उन बयानों के आधारों पर करता हूँ, मेरे उनके व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो मेरी नज़र में उनकी इज्जत थोड़ी सी कम हुई है। सर, बात क्या थी कि उन्होंने एक विशेष वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को एक वैश्या से कंपेयर कर दिया, या फिर एक उन्होंने कुछ पर्टिकुलर एक बात कही जिसे लेकर एक वर्ग खासा नाराज है कि आप जब भारतीय संविधान लागू है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग आप एक वर्ग के खिलाफ, जो एक बड़ा वर्ग है उसके खिलाफ कैसे कर सकते हैं? उन्होंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने जिस कार्यक्रम में गए थे उसी से संबंधित विषय था और उस विषय को छेड़ते हुए उन्होंने कहा कि हमारी समाज में इस तरह की कहावतें चलती हैं। तो अगर ये कहावत चल सकती है कि अहीर गूजर कंजर ये तीन नहीं होते बंदर फलाना फलाना ठिकाना, तो लोग किवाड़ खोल के सोते। तो मतलब हमारी जाति को अगर कोई चोर बताता है तो फिर उन्होंने कहा कि कहावत तो फिर ये भी चलती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। ऐसी 1000 कहावतें इस देश के अंदर समाज में पहले से परोसी गई हैं। अब वो किसने परोसी, ये विचार का विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए। कौन कह देता है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अनेक प्रकार की अहिर मित्रता ना कीजिए, फलना कीजिए, फलाना ठिकाना, ऐसी जो बातें करने वाले लोग हैं, तो ये किनने कहावतें शुरू की? अब जिनने भी कहावतें शुरू की होंगी, अगर उनके बारे में कोई कहावत राजकुमार भाटी ने कह दी तो मिर्चियाँ लग गई, बुरा लग गया, कष्ट हो गया। सर, कुछ कहावतें हमारे देश में जो नॉर्मलाइज कर दी जाती है, जैसे कि कुछ गाली तौर पर कि चोर को चमार के दिया कि चोर चमारी कर रहा है, कहा, जैसे आपने कहा कि कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, ये भी एक पर्टिकुलर जाति वर्ग से लोग आते हैं जिनको नीचे दिखाने के लिए कुछ कहावतें यूज की जाती है। अगर राजकुमार भाटी की बात गलत है तो फिर ये कहावतें बोलने वालों पे भी एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, चाहे वो तेली का अपमान करें और चाहे वो जाटव भाइयों को एक असंवैधानिक शब्द का उपयोग करें, तो उन पे एट्रोसिटी क्यों नहीं लगाते? किसी एक बड़े आदमी ने इस तरीके का बोल दिया था, किसी ट्यूशन वो जो कोई टीचर है उसने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया था जो आप बोल रहे हैं, और भी किसी ने कर दिया था। तो ये सब उपयोग करने वाले लोगों पे एट्रोसिटी लगा दे पहले, तब ये मनुवादी कहाँ मर जाते हैं। सर, पीडीए की तो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन जब राजकुमार भाटी जी के समर्थन में बात करने के लिए आना चाहिए, पूरी पार्टी को आना चाहिए, उनके प्रवक्ता को आना चाहिए, पार्टी का कोई ऑफिशियल बयान आना चाहिए, ऐसा तो कुछ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा पीडीए। आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं कि इस नाते कि वो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, उनकी विरासत उनको मिली है। लेकिन मुझे भी इस बात का दुख और आश्चर्य है कि आज जब राजकुमार भाटी को ज़रूरत है उनकी पार्टी की, तो भाटी जी आपकी पार्टी गायब है, नदारद है। मुझे आश्चर्य है इस बात का, किस बात के दबाव में रहते हैं। हमारे ओबीसी के जितने भी नेता हुए हैं, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, श्रद्धेय शरद यादव जी, और भी यादवों के अलावा भी बहुत सारे ओबीसी के नेता हुए हैं। ये सारे नेता काम बहुत अच्छा इन्होंने किया समाज के लिए, ओबीसी को आगे लाने के लिए, लेकिन ये मनुवाद से अगर बाहर निकल जाते और मनुवाद की खुली खिलाफत कर पाते तो आज हमारा समाज इस मनुवाद की जंजीरों में नहीं जकड़ा होता। आज अखिलेश यादव जी के पास मौका था, मैं तेजस्वी यादव को देखता हूं, वो तो करते हैं खुल के खिलाफत। अखिलेश यादव को करना चाहिए, और नहीं करते तो फिर अखिलेश जी को ये जवाब देना चाहिए कि वो मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों को धुलवाया जाता है। जो सीएम हाउस में रहते थे उस सीएम हाउस को धुलवाया जाता है। बात कह चुकी है कि तो कह चुके हैं तो फिर पहले कह भी चुके हैं कि शूद्र हैं तो शूद्र ही बने रहो भाई,
फिर से क्यों मनुवाद में जकड़ना चाहते हो? फिर से परशुराम की मूर्ति लगाना चाहते हैं या मंदिर बनाना चाहते हैं? तो किसी गलतफहमी में नहीं रहे। वो समय चला गया। मायावती जी को भी इसलिए उस समय ब्राह्मण लोगों ने वोट दिया था क्योंकि ब्राह्मणों के पास तब उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। अब तो उनकी पार्टी खड़ी है। किस गलतफहमी में है? नहीं, देखा जा रहा है कि कोई चुनाव आने वाले अगले 7-8 महीने बाद ही चुनाव है यूपी में, इस मद्देनजर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं तो चुनाव में क्या करना चाहते हैं ये स्थिति स्पष्ट करें। फिर पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, ऐसे क्या मतलब है? मैंने पहले भी सवाल किया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो इस बात को स्पष्ट करें कि ये से मतलब क्या है। और अगर वो ये से अल्पसंख्यक कहते हैं तो भी मैं सहमत हूँ, अगर वो ये से आदिवासी कहते हैं तो भी मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर वो ये से अगड़ा कहते हैं तो फिर अगड़ों की लड़ाई आपको लड़ना है, तो फिर बीजेपी कांग्रेस क्या करेगी? अगड़ों की पार्टियां तो इस देश में 70 साल से वैसे ही राज कर रही है, तो आपकी आवश्यकता क्या है उनको? सर, कुछ और जो नेता लोग हैं जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, भाटी जी भी गुर्जर समाज से आते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मण हमारे बाप है, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, ब्राह्मण को गाली नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो लोग पूजनीय हैं। क्या मानते हैं आप? ये नंदू का बयान आया था, नंदू गुर्जर का, बड़ा अजीब लगा मुझे। पहले तो कुछ क्षत्रियों ने कहा कि हमारे दादा हैं परशुराम, तो मैंने उनसे पूछा भाई बता दो ब्रजभूषण या जो भी है, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे दादा, पहले तय कर लो कि तुम्हारे दादा परशुराम हैं या पृथ्वीराज चौहान हैं, ये तय कर लो, या महाराणा प्रताप हैं, ये तय कर लो। फिर पृथ्वीराज चौहान का तो पता चला कि वो गुर्जर वंश के हैं। अब कोई गुर्जर ही उठ के ये कहने लगा कि हमारे बाप हैं, तो उनके बाप होंगे, पूरे गुर्जर समाज के बाप नहीं है, ना पिछड़ा वर्ग के बाप हैं। जो कह रहा है उसकी दिमागी जांच कराई जानी चाहिए। हालांकि वो हमारा भाई है, पुराना मित्र है, हमारा साथी है पुराना, लेकिन इस तरह की बयानों की मैं निंदा नहीं करता हूँ, इससे मैं नाराज हूँ, क्रोधित हूँ। राजकुमार भाटी जी ने भी अपने एक क्या बोलते हैं टीवी लाइव शो में कहा था कि ऐसे कई सारे मुहावरे हैं जो किसी जाति को नीचा दिखाते हैं, जैसे हमने पहले भी इसमें बात कर ली है। लेकिन जो जैसे अवध भोजा हो गए, जो एक प्रोफेसर है, लगातार सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, या फिर राम भद्राचार्य हो गए, या कोई और बाबा हो गया, कुछ कह ब्राह्मणों को टिप्पणी कर दे कि ये चौबे द्विवेदी, ये नीच ब्राह्मण होते हैं, हम तो बेटियां भी नहीं बहाते, तो इनको कोई कुछ नहीं बोलता, इनको टारगेट नहीं करता। लेकिन मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं ओबीसी से आता हूँ, ये पिछड़ा लड़का हूँ। हाँ सही बात है, वो पिछड़े वर्ग के हैं। देखिए ये सब मुहावरे बनाए भी इसीलिए गए हैं ताकि शोषित वंचित समाज को और ज़्यादा नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अगर कोई मुहावरा ऐसा है जो उच्च तथा कथित उच्च जातियों को नीचा दिखाने की बात आ जाएगी तो उनको बहुत कष्ट हो जाएगा, मिर्चियाँ लग जाएंगी। और उनकी जाति का आदमी जब उनको नीचा दिखाता है तो उन्हें नीचा नहीं लगता, लेकिन नीची जाति का, उनकी नज़र में जो नीची जाति है, गुजर है, अहीर है, एससी है, एसटी है, ओबीसी के सारे वर्ग के लोग हैं, ये सब नीची जाति के, तो तुम नीच हो के ऐसी बात कैसे कह रहे हो राजकुमार भाटी? ये है समस्या तुम्हारे साथ। मैं तो फिर राजकुमार भाई आपसे कहूँगा, कहाँ खड़े हैं आपके साथी जिनकी वकालत दिन भर करते हो? अगर बहुजनों की बात कर रहे हो तो बहुजनों की लोगों के साथ आओ। सर, अभी हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अभी एक बात और सुमित भाई मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसकी तारीफ करूँगा। मैंने आज ही एक कमेंट कहीं देखा, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी मांग ली जो दलित शोषित वंचित के साथ दो शोषित वंचित और दलित के साथ जेनजीज का नेता है, वो प्राइम मिनिस्टर बना है, जेनजीज की सरकार बनी है, तो उनने माफ़ी मांगी कि जो भी क्षमा चाहते हैं जो हमारी सरकारों ने आज तक दलितों के साथ शोषण किया है। दामोदर यादव होने के नाते ये कहता है कि यादव होने के नाते और मसल पावर की जाति होने के नाते अगर मेरी समाज के लोगों ने भी कभी गलत किया है तो मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, मैं भी क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरी समाज को, मेरे वर्ग को और एससी और एसटी और ओबीसी वर्ग को भाईचारा पैदा करके और एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि कभी कोई किसी को भी कम और छोटा और बड़ा ना समझ सके और सब में समानता का भाव और मानवतावाद की सोच आए। मैं फिर कह रहा हूँ कि दामोदर यादव क्षमा मांगता है अगर किसी भी यादव ने कभी भी कुछ गलत किया है तो, और ओबीसी के भाई भी अगर कुछ गलत करते हैं, मसल पावर जाति वाले लोग तो, और साथ में ये भी कहता है कि जब भी ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो गलत जो करेगा उसके साथ दामोदर खड़ा नहीं होगा, उसके साथ खड़ा होगा जिसके साथ गलत हो रहा होगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है कि आपने ये सब स्वीकार किया है, और आपने तो हालांकि कभी कुछ नहीं किया होगा, लेकिन सुमित भाई ये कब स्वीकार करेंगे? ढोल गमार शूद्र पशु नारी लिखने वाले लोग हैं जो परशुराम के कौन परशुराम है ये पूछने पे मेरी गर्दन काटने वाले लोग हैं, जो मुझे नीच कहने वाले लोग हैं, जो मोहन यादव को भैंस पे बिठाल के निकालने वाले लोग हैं,
ये कब माफी मांगेंगे? ये अखिलेश यादव के मंदिर में जाने पे मंदिर धुलवाने वाले लोग हैं, ये कब माफी मांगेंगे? जाटव को पेशाब चटाने वाले, यादव कुशवाहा को पैर धुल के मंदिर में पिलाने वाले, ये कब माफी मांगेंगे? इनमें तो फिर क्या इनकी हालत होगी, मैं बोलना नहीं चाहता। सुधर जाएं तो ठीक है, नहीं तो बहुजन जाग रहे हैं। पेरियार का चेला हूं, जो तमिलनाडु में पेरियार ने किया फिर वही मध्य प्रदेश में करके दिखा देंगे। सर अभी जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मोदी जी ने एक आह्वान किया था, अपील करी थी कि आप सोना ना खरीदें, पेट्रोल ना खरीदें और आप विदेश यात्रा ना करें। हालांकि मोदी जी जाते रहते वो बात अलग है, लेकिन आपका आज मैंने एक वीडियो देखा, आपने एक तंज कसा है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कि वो ढोंग कर रहे हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी बहुत एंटरटेनमेंट करते हैं हमारा। जब कपिल शर्मा का शो बंद हो जाता है तो मैं नरेंद्र मोदी जी की रील्स देखने लगता हूँ। और आज मैं नहीं, पूरे देश के 70-80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उनको एंटरटेनमेंट का ही साधन मानते हैं। कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। क्या नाटक नोटंकी मचा रखी है। कभी कह देते हैं वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दो, कभी कह देते हैं थाली बजा दो, कभी कह देते हैं पता नहीं क्या क्या नाटक नोटंकी करने का काम करते हैं। और ये जो वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की बात तो मोदी जी ने आज से 10 साल पहले भी की थी। लाल बत्तियां तो ख़त्म कराई थी, फिर वो लाल बत्तियां वापस चलने लगी आगे पीछे पुलिस की गाड़ियों में, कि नहीं चलने लगी? पहले तो सबसे ख़त्म कराई थी। फिर वीआईपी कल्चर क्या सिर्फ बत्तियों तक सीमित था क्या? नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी जाते हैं, उनके साथ 50-100 गाड़ियों का काफिला क्यों होता है? किसी भी देश के मुख्यमंत्री के साथ, उनके सत्ताधारी नेताओं के पास, उनके तो मंडल कमंडल अध्यक्षों के साथ 50-50 गाड़ियाँ और सब में सायरन लगे होते हैं, वो क्यों चलता है? मैं तो एक सवाल और खड़ा करूंगा कि अगर वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हो तो नरोत्तम मिश्रा को किस आधार पे आपने इतना बड़ा बंगला दे रखा है भोपाल में? ये कौन सा वीआईपी कल्चर है? कौन सा प्रोटोकॉल कहता है? किस कैटेगरी में आते हैं? कैसे उनको बाईप्लस की सुरक्षा दे रखी है? किस आधार पे? अरे चूहा भी नहीं कोई उन पे अटैक करेगा नरोत्तम मिश्रा पे। कौन है नरोत्तम मिश्रा? क्या हैसियत है राजनीति में उनकी? क्या दोस्ती है, क्या दुश्मनी है? हमारे जैसे लोगों को, जिनको इंटरनेशनल कॉलों पे धमकियां आ रही हैं, इस देश के बड़े बड़े क्रिमिनल गैंग हमें धमकियां दे रहे हैं, तब तो सुरक्षा नहीं दे पाते हो मुझे, प्रॉपर सुरक्षा। एक आध पीएसओ छोड़ देते हो, उससे कौन बचा लेगा मुझे या मेरे जैसे लोगों को? चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा क्यों नहीं है? जेड प्लस की क्यों नहीं है? क्यों अखिलेश की भी सुरक्षा कम की आपने? जो अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं और एक पूरे वर्ग का नेतृत्व, करोड़ों लोगों के आकर्षण के केंद्र, उनकी सुरक्षा खत्म करते हो। नरोत्तम मिश्रा जैसे लोगों की, जिनको कोई पत्थर भी नहीं मारे, कभी फूल से भी ना मारना पसंद करे, ऐसे लोगों को उनको सुरक्षा देते हो। फिर कहाँ गया वीआईपी कल्चर? क्या नौटंकी करने का काम नहीं करते हैं? ऊपर से मुख्यमंत्री जी को मैं देख रहा था मेट्रो में बैठे, तो उस मेट्रो के डिब्बे में पूरी सुरक्षा भरी थी। ये तो वही तरीके से हो गया जैसे अभागा सवर्ण कुमार विश्वास ने कहा। फिर अभी मैंने उनके बंगले का फोटो देखा। अब एक वीडियो जारी हुआ था, एक महिला है जो वीडियोस बनाती है खाने के ऊपर, वो गए तो घर में लिफ्ट लगी हुई है और मतलब आलीशान से भी आलीशान घर है उनका, लग्जरियस। अभागे सवर्ण है ना, अभागे सवर्ण में घर है। अभागे सवर्ण है। इस देश में जितने भी सवर्ण हैं 90% अभागे ही है। उनके पास 50 करोड़ के बंगले होते हैं, 25 करोड़ की गाड़ियां होते हैं, लेकिन बेचारे अभागे नहीं, वो अभागे हैं। वो काम क्या करते हैं वो बता दिया राजकुमार भाटी ने, तो बुरा लग गया। अब काम मैं नहीं बताऊंगा, उस बारे में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन बेचारे अभागे सवर्ण हैं। ऐसा क्या काम है? कभी नहीं, हम लोग अभागे नहीं है, एससी एसटी ओबीसी। देखिए, खेत में हल जोतते जोतते किसान अहीर गुजर गड़रिया काछी मर जाए, वो अभागा नहीं है। मजदूरी करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद करके और एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में भी एक मजदूर अपने बच्चे को ना पढ़ा पाए, वो अभागा नहीं है। आदिवासी आज भी अपनी रोटी और रोजगार और शिक्षा के लिए जंगलों में संघर्ष करता रहे, वो अभागा नहीं है। लेकिन ये 50 करोड़ के बंगले में रह के अभागे हैं। अब बताइए, कुछ लोग जो 50 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हजारों लोग, केन बेतवा का आपने भी प्रोजेक्ट देखा होगा, सुना होगा, जहाँ पर लोग इतने 45 डिग्री के तापमान में भी बड़ी धूप में पानी में आंदोलन कर रहे हैं, चीता पे लेट रहे हैं। तो एक वर्गों के पास हर चीज होने के, संसाधन होने के बाद भी वो अभागा है। लेकिन इस देश का मूल निवासी, जिसके पास मिनिमम संसाधन भी नहीं है जीने के लिए, उसको चीता पे सोना पड़ रहा है और भरी 45 डिग्री में पानी में रहना पड़ रहा है। मैं उन आदिवासी भाइयों से इसके लिए माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं भी राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए, सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए अभी तक उस आंदोलन में नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैंने कल ही लगातार 5-6 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से मेरी बात चल रही है आरडी प्रजापति जी, जो हमारे पूर्व विधायक हैं और मिशन के साथी हैं, उनसे मैंने कहा कि आप सब आदिवासी भाइयों से बात करिए, मैं आऊँगा और तब तक वहीं बैठूंगा जब तक उनकी मांगें सरकार नहीं मान लेती। लेकिन शर्म आना चाहिए आदिवासी समाज का नेतृत्व करने वाले नेताओं को।
खास तौर पे विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष को, उसी वर्ग से होने के बाद भी उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। क्यों जाके जीतू पटवारी, उमंग सिंगार नहीं बैठ जाते? मुख्य विपक्षी दल बने तो घूमते रहते हो, हमारी तो गिनती भी नहीं करते हो हमारे दल की, लेकिन हम ही जनता की नज़र लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन वो जाके क्यों नहीं बैठते सड़कों पे? तो वो अभागे नहीं है, वो आदिवासी जिनको पुलिस लाठियां मार रही है। कल मैं वीडियो देख रहा था कि पुलिस लाठी मार रही है और वो पत्थर मार रहे हैं पुलिस में। क्या करें जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने हक अधिकारों को बचाने के लिए? क्या करे बेचारा मूल्यवासी आदिवासी? आदिवासी को अगर कोई अनाथ समझ रहा है तो ये गलती ना करे, सरकार किसी गलतफहमी में नहीं रहे कि नोटों की दम पे वोटों को खरीद के फिर से सरकार बना लेंगे, उखाड़ फेंकेंगे ऐसी सरकार को जो मूल निवासियों के हक अधिकार नहीं देना लेकिन चाहती। लगातार विपक्ष तो धराशायी हो रहा है सर, हर राज्य में देख लो। बंगाल की उम्मीद थी कि बंगाल में टीएमसी ही जीतेगी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ, भाजपा ही आई वापस। विपक्ष धराशायी होते जा रहा है, कुछ नया नेतृत्व भी सामने आ नहीं रहा है बड़े स्तर पर देखा जाए तो फिर कैसे ये जो सत्ता है ये जाएगी भाई। हम बड़े नेतृत्व को ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं जा पा रही है। जो छोटे छोटे दल शुरुआत कर रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे दल शुरुआत कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे दल पूरे देश के अंदर जगह 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 अन्य अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं। उन सबको एक होना पड़ेगा और उन सबको कांग्रेस कमजोर करने का काम कर रही। मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी की सबसे बड़ी मददगार है और मैं कहता हूं वो ही बीजेपी की बी टीम है। अगर वो बीजेपी की बी टीम नहीं है तो क्यों नहीं कहती कि अखिलेश यादव जी और चंद्रशेखर आजाद जी आइए, मिलिए, मिलके लड़िए और हम आपके साथ हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं कहती चलो अभी दतिया का चुनाव है उदाहरण के तौर पे, अब उनके पास नहीं है कैंडिडेट, अब ये दामोदर वर्सेस नरोत्तम मिश्रा जो चुनाव होगा इसमें कांग्रेस क्या करेगी? चुनाव लड़के मेरे ही वोट काटने का काम करेगी। तो अगर कांग्रेस को वास्तव में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन और लगेंगे, हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि कांग्रेस जनता की पिक्चर से ही गायब हो जाएगी भाई। चंद्रशेखर आजाद भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। यूपी में आपने देखा होगा 2 जून से उनकी एक बहुत बड़ी यात्रा निकलने वाली है और जैसे ही वो अभी अमेरिका से आए हैं लगातार छोटी छोटी मीटिंगें ले रहे हैं और लगातार उनका ये भी कहना है कि जिस प्रकार से विजय थेलापति सीएम बने हैं और सबसे बड़ी पार्टी बन के 2 साल के अंदर ही उभरे हैं, तो हम भी कुछ ऐसा कमाल करेंगे यूपी के अंदर। आपको क्या लगता है? एमपी के अंदर हम भी करेंगे, यूपी के अंदर वो भी करेंगे, एमपी के अंदर हम भी करेंगे। कल मैं जा रहा हूँ सुबह, कल परसों 2 दिन उनके साथ ही रहने वाला हूँ। तो यही रणनीति बन रही है कि 2026 के अंदर अगर एक बाबा साहब की विचारधारा वाला आदमी, पेरियार की विचारधारा वाला आदमी 2026 में बाबा साहब का बच्चे जिसको हम कहेंगे वैचारिक रूप से, अगर वो 2026 में तमिलनाडु में शासक बन गया तो 2027 में बाबा साहब का विचारक व्यक्ति, वैचारिक रूप से बच्चा, वो उत्तर प्रदेश में शासक बने और 2028 में हम लोग मध्य प्रदेश में शासक बने। अब तो क्रांति आएगी सुमित भाई। ये राह इतनी आसान लगती नहीं है सर। अरे आसान राह हमने चुनी कब? हमारी राह तो शुरू से मुश्किल रही, किसान की राह सबसे मुश्किल होती है। ऐसा लगता भी नहीं कि आप लोगों को इंडिया गठबंधन में कोई जगह मिलने वाली है? अरे कोई गठबंधन नहीं चाहिए हमें, ये निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं, मेरा विषय नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं बोलने का। लेकिन हम इन गठबंधनों के चक्कर में ही तो धराशायी हो रहे हैं। अपनी ताकत बनाएंगे, अम्बेडकरवादी नीला झंडा फहराएंगे। सर दतिया चुनाव को लेकर क्या रुख है आपका? क्योंकि आपने दतिया चुनाव का जिक्र भी किया, हो सकता है कि वहाँ पे अभी चुनाव हो, आप तो लड़ ही रहे हो, आपका ये पूरा ऐलान है, पार्टी भी आपके साथ है, संगठन भी आपके साथ है, लेकिन कितनी मजबूती से लड़ पाएंगे आप लोग? इतनी मजबूती से। हाँ, आरोप लगाया ना आपने, अभी एक पत्रकार ने आपसे पूछा था कि आपको तो फंडिंग हो रही है ये मिश्रा जी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। देखो ऐसा है कि फंडिंग हो रही है, जो भी आरोप लगा रहे हैं, आप वोट काटेंगे वहाँ पर जाके? नहीं, जो भी आरोप लगा रहे हैं वो पहले तो पता कर लें कि फंडिंग हो रही है कि नहीं, अकाउंट चेक कर लें, हमारे लोन भर दें, हमारी ईएमआई जो ड्यू हो जाती हैं वो भर दें। आपने 2-3 लाख करोड़ रुपए अपने पास होता है। मैंने बताया, मैंने उनको तंज कसा है कि हाँ 3-4 लाख करोड़ दे दिए बीजेपी ने हमें चुनाव लड़ने के लिए। ऐसा है, जब भी कोई बड़ी ताकत बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस से अलग हटके खड़ी होती है तो ये कांग्रेस ही आरोप लगाते हैं। ये आरोप बीजेपी का नहीं है, ये आरोप कांग्रेस का है। और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि तुम तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तुम में तो हिम्मत नहीं है उनसे मुकाबला करने की। तो बाबा साहब के वंशज लड़ेंगे और तुम कहते हो हम भी बाबा साहब के वंशज हैं। तो फिर मैं कहता हूँ गांधी और अंबेडकर की विचारधारा तो एक है नहीं। गांधी की कांग्रेस कभी अंबेडकर के सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकती। अरे बकवास है, झूठ है, साफ झूठ है। कांग्रेस की समस्या यही है कि कांग्रेस सबको मूर्ख मानती है जबकि वे खुद मूर्ख बने बैठे हैं। जय भीम और जय बापू तो एक साथ हो ही नहीं सकते, और एक साथ होते तो बाबा साहब ने अलग रास्ता अपनाया ही क्यों होता। तो ये फालतू की बात है। तो ये आरोप
कांग्रेस लगाती है। या तो कोई बीजेपी का विरोध करते हुए कांग्रेस के ही शरणम गच्छामी हो जाए, उन्हीं का गुलाम बन जाए। मतलब देखिए क्या सुमित भाई व्यवस्था बना रखी है। भारतीय जनता पार्टी मनुवादियों की पार्टी और कांग्रेस सामंतवादियों की पार्टी। अब अगर कोई पिछड़ा दलित अगर अपनी ताकत खड़ा करता है, आदिवासी पिछड़ा दलित, तो उसको कह देते हैं कि तुम तो बीजेपी की भी टीम हो। और तुम किसकी टीम हो? सामंतशाही हो। चेक करवा लो, पता करवा लो। दिग्विजय सिंह का आरएसएस के लोगों से सीधा संबंध, सीधा संपर्क है, उनके इशारों पर बयानबाजी करने का। कब होने वाली है चंद्रशेखर आजाद की रैली दतिया में आपके समर्थन में? एक नहीं, अनेक होंगी। यही होगी सारी रैलियां? एक नहीं, अनेक होंगी। यात्रा के बाद जब चुनाव घोषित हो जाएगा तो चाहे यात्रा बीच में स्टॉप करनी पड़े, एक बार नहीं, 4-4, 5-5 बार, एक दिन के लिए, लेकिन अनेक होंगी। ये चुनाव अकेला दामोदर यादव नहीं, चंद्रशेखर आजाद और एक एक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेंगे। थैंक यू। तो हमारे साथ थे दामोदर यादव जी। इनका कहना है कि दतिया में इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की ओर से या फिर कांग्रेस की ओर से कि इनको पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रहा है, तो इन्होंने तंज कसते हुए वो बात कही थी कि मेरे पास 2-3 लाख करोड़ रुपए आ रहा है। और इनका कहना है कि हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जैसी पार्टियों से डरेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वो वोट कटवा पार्टी है। कार्यकर्ताओं के और जनता के पैसे से चुनाव लड़ेंगे। मुझे पैसे की कमी पड़ेगी, मैं जनता से अपील करूंगा और QR कोड जारी कर दूंगा कि आप सबके सहयोग की जरूरत है। 100 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये सब जमा करो और देखना आप कि जितना नरोत्तम मिश्रा पैसा खर्च करेगा उससे कम हमारी जनता भी हमें पीछे नहीं रहने देगी। हालांकि हम संवैधानिक लोग हैं, तो जो चुनाव का नियम होता है चुनाव आयोग का, उसको भी फॉलो करेंगे। तो भैया अगर आप लोग भी सपोर्ट करना चाहते हैं इन लोग का चुनाव जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।